नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस का लास्ट चैप्टर लेके हाजिर हो चुका हूं। और ये लास्ट चैप्टर आपका होने वाला है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को लेकर। इससे पहले 11th वाले चैप्टर के अंदर हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कंप्लीट जो डिटेल्स हैं नोट्स वाइज हमने पूरे कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इस लास्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। और साथ में जहाँ पर भी आपको नोट्स जो है अपने साथ में रखने हैं, अगर आपको इनको अलग से भी लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो चैप्टर है हमारा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को लेकर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहला आता है कि हमारे पास में सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो आता है थ्रेट एंड प्रिवेंशंस को लेकर। थ्रेट और प्रिवेंशंस की बात आती है तो आज के टाइम में अगर अपन बात करें तो जो जैसे जैसे कंप्यूटर और नेटवर्क का यूज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सिक्योरिटी जो थ्रेट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की एक वल्नरेबिलिटी या जो भी कमजोरी होती है उसका फायदा उठाते हुए जो हैकर्स होते हैं वो हमारे डेटा को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे कैसे बचा जा सकता है तो उनको लेकर यहाँ पर बात चलती है आपके किसमें, थ्रेट और प्रिवेंशंस के अंतर्गत। अब यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले बात करें तो आता है हमारा मालवेयर, जिसका फुल फॉर्म आपका परीक्षा में पूछा गया है। मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, MALICIOS मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऐसे आप ये कह सकते हैं कि जो मालवेयर के अंतर्गत अगर इस वर्ड को देखेंगे तो MAL जो होता है वो तो मेलिशियस को रिप्रेजेंट करता है और WARE जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता होता है। इसी प्रकार से मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपका इसके अंदर रखा जाता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। डेटा को चोरी करने या यूजर का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है, ठीक है, या यूजर के लिए उसको डेटा को एक्सेस को ब्लॉक करना है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो है मालवेयर यूज लिए जाते हैं। अब ये मालवेयर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के माने जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑफ मालवेयर आर डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देयर इम्पैक्ट कैन समवन बी वेरी वेरी very sir, many malware program have already been identified and solutions have been created to counter them। यानी यहाँ पर जैसे जैसे मालवेयर आ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो भी डेवलपर होते हैं, ठीक है, जो भी कोडर होते हैं वो इनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी ढूंढ लेते हैं, फिर उनका यूज करते हुए हम उसको वापस सिस्टम से जो है रिमूव भी कर पाते हैं। अब यहाँ पर इनके टाइप्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं वायरस को लेकर। अब वायरस का सबसे पहले यहाँ पर बात आता है कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो वायरस का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। वायरस का फुल फॉर्म होता है आपका विट्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब ये तो हो गया इसके बारे में कि भाई वायरस का फुल फॉर्म क्या है। और वायरस की बात करें तो देखो, द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज कोइंड बाय फ्रेड कोहेन। जो फ्रेड कोहेन था इसने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत। ठीक है, और ये कब किया था, 1985 में। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला वायरस था कंप्यूटर वायरस, जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, ठीक है, वो पॉइंट आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट वायरस, फर्स्ट जो कंप्यूटर वायरस है वो कौन सा था, तो वो था आपका क्रीपर। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर। और फर्स्ट एंटीवायरस जो है ना वो इसी के बेस पर ही रखा था, फर्स्ट एंटीवायरस। तो फर्स्ट एंटीवायरस की बात करें तो वो था आपका द रीपर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काम आने वाले हैं। फर्स्ट एंटीवायरस की बात कर ले तो आपको ध्यान रखना है वो होगा आपका कौन सा, द रीपर। और वायरस की बात कर ले तो वो था आपका क्रीपर। अब यहां पर अपन बात करते हैं किसको सबसे पहले किसने यहां पर कॉइन किया था, तो वो क्या के फ्रेड कोहेन ने 1985 में। कब किया था, फ्रेड कोहेन के द्वारा 1985 में, ध्यान रखेगा। हैज बीन बोरोड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस विद ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग एंड बिहेवियर। यानी जैसे प्रकार से अगर अपन बात करें बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, जैसे वायरस आ गया, ठीक है, एक इंसान के अंदर, तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट के अंदर आने के बाद उसके वजह से अपने अपने शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का वायरस आ गया तो वो क्या होगा, बीमारी उत्पन्न करेगा और हमें उसका कुछ ना कुछ नुकसान भुगतना पड़ता है। ऐसी कंप्यूटर में अगर एक बार वायरस जो है एंटर कर गया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस कंप्यूटर के जो डेटा है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। ए वायरस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका आता है डेफिनेशन वायरस किसे कहते हैं। ए वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मेलिशियस एक्टिविटीज एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम लाइक सीपीयू टाइम, मेमोरी, पर्सनल फाइल्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यहां पर कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर एक वायरस जो है, कंप्यूटर जो वायरस है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कोड होता है, ठीक है,
एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड होता है जो यहाँ पर मेलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो है या उनको अंजाम देने के लिए यहाँ पर जो है डिजाइन किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज है, जैसे सीपीयू का टाइम जो होता है ना, उस सीपीयू टाइम को यहाँ पर जो है उसको नुकसान पहुंचाना है, मेमोरी के डेटा को लीक करना है, या पर्सनल फाइल्स को नुकसान पहुंचाना है, या आपकी कोई सेंसिटिव फाइल इंफॉर्मेशन है उनको वायरल करना है, तो ये सारे काम जो होते हैं वो वायरस करता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर बात करें मिमिकिंग द बिहेवियर ऑफ बायोलॉजिकल वायरस, ठीक है, मिमिकिंग द बिहेवियर ऑफ ए बायोलॉजिकल वायरस, द कंप्यूटर वायरस स्प्रेड ऑन अ कॉन्टैक्ट विद अनदर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट विद अदर कंप्यूटर सिस्टम दैट इट कम इनटू कॉन्टैक्ट एनी बाय कॉपिंग और इंसर्टिंग द कोड इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका मतलब है कि एक बायोलॉजिकल वायरस की तरह जो कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है। ये अपने आप को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या एग्जीक्यूटिव फाइल में भी कॉपी या इंसर्ट कर सकता है। वायरस सिस्टम में जो डोरमेंट रहता है, ठीक है, और तभी एक्टिव रहता है जब आपकी फाइल इन्फेक्टेड हो। बाकी देखो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनको ह्यूमन ट्रिगर की जरूरत होती है। अब जैसे आगे हम वायरस के बाद में वर्म पढ़ेंगे तो उसको ह्यूमन ट्रिगर की जैसे ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होता था, उसको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है ऐसे। अब देखो यहां पर क्या लिखा, वायरस बिहेव डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड दियर क्रिएशन। यानी अलग अलग जो वायरस होते हैं ना, उनको इंस्टॉल करता है तो उनके पीछे उनका कुछ अलग यहाँ पर जो है थॉट प्रोसेस होता है। भाई हर वायरस जो होता है सेम काम नहीं करता, जो वायरस होते हैं कुछ अलग टारगेट से बनाए जाते हैं, कुछ अलग पर्पज से बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी कहा जाता है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटेंशन और मोटिवेट बिहाइंड वायरस इंक्लूडिंग स्टीलिंग पासवर्ड और डेटा करप्ट फाइल, स्पैमिंग द यूजर ईमेल। अब यहाँ पर देखो कुछ वायरस होते हैं वो आपके यहाँ पर पासवर्ड को चुराते हैं, कुछ डेटा को चुराते हैं, कोई फाइलों को करप्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ आपके यूजर के जो मेल होते हैं वहाँ पर स्पैम करने में काम आते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स को चुरा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके कंप्यूटर के जो यूजर मशीन होती है उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वेल नोन यहाँ पर आपके कंप्यूटर वायरस के एग्जांपल दे रखे हैं, आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर वेल नोन जो कंप्यूटर वायरस है उसमें एक आता है क्रिप्टो लॉकर, इसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो लॉकर, उसके बाद आ जाता है माई डूम, फिर आ जाता है आई लव यू, उसके बाद आता है सेसर, इसके बाद आ जाता है नेट स्काई, इसके बाद आता है स्लेमर और एक आता है स्टैक्सनर। तो ये कुछ वायरस हैं जिनका यहाँ पर यूज करते हुए आपके डेटा या आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती है उनको चोरी किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्म्स किसे कहते हैं। तो देखो एक प्रकार से अभी जस्ट हमने ऊपर वायरस की बात की थी, तो वायरस में क्या होगा कि जब तक आप उसको स्प्रेड मतलब खुद क्लिक करके यहाँ पर जब तक उसको आगे नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाता है। लेकिन अब वर्म के बारे में देखिएगा क्या डिटेल्स आती हैं। स्प्रेड ऑटोमेटिकली विदाउट अ होस्ट फाइल। द वर्म इज ऑल्सो अ मालवेयर, एक प्रकार का मालवेयर है that incur in unexpected or damaging behavior on a infected computer system. The major difference between the worm and virus, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद हो जाता कि यहाँ पर आपके मेजर डिफरेंसेस क्या है वर्म और वायरस के बीच में, इज दैट द अनलाइक अ वायरस अ वर्म डज नॉट नीड अ होस्ट और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टू इंसर्ट द कोड इनटू। यहां पर कहा यह जा रहा है कि वर्म भी एक तरीके से मालवेयर की तरह ही होता है जो इन्फेक्टेड सिस्टम पे अनएक्सपेक्टेड वे में जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, डैमेज करता है आपके डेटा को एक बार फैल गया तो वायरस और वर्म के बीच में मेनली डिफरेंस जो है वो ये है कि वायरस अपने आप को किसी होस्ट या सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करता है, ठीक है, अपने आप को, तब वो आगे फैलता है, ठीक है, जबकि वर्म जो है वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम में होता है जो अपने आप काम करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होता है, रन होता है। अब अगर यहाँ पर बात करें worm are standalone program that is capable of working its own, also a virus need human trigger। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि वायरस को ह्यूमन ट्रिगर की जरूरत होती है, जब तक कोई इंसान इसको क्लिक नहीं करेगा, इसको ओपन नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं फैलता है, ठीक है। फॉर रेप्लिकेटिंग व्हेन अ यूजर ओपन अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जब यूजर उस फाइल को ओपन करेगा तभी वायरस फैलता है, वाइल जबकि वर्म रेप्लिकेट ऑन इट्स ऑन एंड कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क। अब यहाँ पर वर्म जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू आगे कंप्यूटर तक फैल जाते हैं। सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ वर्म इंक्लूड स्टॉर्म। अब देखो यहाँ पर आपको वर्म के बारे में बताया जा रहा है, वर्म कौन कौन से होते हैं, तो देखो स्टॉर्म वर्म है, सो बिग है, MS ब्लास्ट है, इसके अलावा कोड रेड है, इसके अलावा नीमड़ा है, इसके अलावा मेरिस वर्म है। ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये वर्म्स के एग्जाम्पल हैं। तो सभी के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वहां पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर जो है वायरस है, कौन सा यहाँ पर आपका आ जाता है जो कि है वर्म्स है, ठीक है। तो ये वर्म्स के एग्जांपल थे आपके, स्टॉर्म वर्म है, सो बिग है, MS ब्लास्ट है, कोड रेड, नीमडा, इसके अलावा यहाँ पर मोरिस वर्म्स, ये सारे आपके इसके एग्जांपल हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के बारे में बात करते हैं। एनक्रिप्ट यूजर डेटा एंड डिमांड रैंसम। तब यहाँ पर इस वायरस को बनाने के पीछे का एक ही बस मुद्दा है कि ये एक बार आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया
तो आपकी जितने भी कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के अंदर जो फाइल्स है उसको अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको ओपन करने के लिए आपसे फिरौती यानी पैसे की डिमांड करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट टारगेट यूजर डेटा, ये यूजर के डेटा को टारगेट करता है। इट इधर ब्लॉक द यूजर फ्रॉम द एक्सेसिंग देयर ओन डेटा और ट्रीटनेस टू पब्लिश द पर्सनल डेटा ऑनलाइन एंड डिमांड्स ransom payment against the same. Some ransomware simply block the access to the data while other encrypt data making it's very difficult to access. अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि रैंसमवेयर जो होता है वो एक ऐसा मालवेयर होता है तो यूजर के डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है और वो रैंसम यानी पैसों की कुछ यहाँ पर डिमांड करता है आपके। तो रैंसमवेयर यूजर के डेटा को टारगेट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये डेटा ये जो होता है या तो यूजर को उसके खुद के डेटा को एक्सेस करने से ब्लॉक कर देगा यहाँ पर, या उसके पर्सनल डेटा को क्या कर देगा, ये यहाँ पर आप पब्लिक करने की धमकी देता है आपको कि भाई आपका अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपके डेटा को हम पब्लिकली आगे फैला देंगे। तो कुछ रैंसमवेयर सिर्फ डेटा को एक्सेस करने से रोकते हैं आपको, जबकि कुछ डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं जिससे एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये घटना है कि मई 2017 में, ध्यान रखिएगा क्या है, इन मई 2017 अ रैंसमवेयर वानाक्राई, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक वायरस आया था जिसका नाम था वानाक्राई, इन्फेक्टेड ऑलमोस्ट, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है 2 लाख कंप्यूटर्स को इसने एक साथ यानी 150 देशों में 2 लाख कंप्यूटर्स को इसने यहां पर इन्फेक्ट किया था जिसका नाम था वानाक्राई। कब की घटना, ये मई 2017 की घटना है। इट वर्कड बाय एनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग रैंसम पेमेंट्स इन द बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी। अब यहां पर क्या किया गया था, इन सभी 2 लाख के आसपास जो कंप्यूटर को एक्सेस किया गया था, इनके द्वारा ब्लॉक किया गया था, तो इनके ऊपर अटैक करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में एनक्रिप्ट कर दिया। अब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वो क्या होता है, फिरौती यानी पैसे की डिमांड करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो यहां पर आपको क्या कहता है कि भाई हमें बिटकॉइंस जो है क्रिप्टो करेंसी में इस पैसे को करो, उसका रीजन भी ये है कि आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे कि ये अकाउंट किसके, अब अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो तो हमारा पता चल जाता है कि भाई ये किसके नाम से अकाउंट वगैरह, तो इसलिए ये बच जाते थे। इट लिटरली मेड इट विक्टिम क्राई एंड हैंस द नेम, यानी यहां पर कहा जा रहा है कि आप जहां पर यहां पर एक बार ये बिटकॉइंस में आपके पैसे मांगता था ना, आपके ब्लॉक कर देता था, तो ये लोगों को लिटरली क्राई करने पर मजबूर कर देता था, इसीलिए इसका नाम जो है वानाक्राई रखा गया था। तो ये मई 2017 की घटना है। आप जब इसके बारे में लिख रहे होते हैं तो इस घटना का जिक्र जरूर कर सकते हैं वहां पर। अब आगे बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, डिसग्यूज्ड एज अ लिक्टिमेट सॉफ्टवेयर बट कैरीज मालवेयर। यहां पर कहा जा रहा है इसके बारे में कि ये मालवेयर एक लिक्टिमेट सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है पर मालवेयरीज होता है। यहां पर जैसे एंशिएंट ग्रीक ने, देखो यहां पर क्या लिखा, सिंस द एंशिएंट ग्रीक कुड नॉट द सिटी ऑफ ट्रॉय यूजिंग द ट्रेडिशनल वॉरफेयर मेथड्स, दे गिफ्टेड द किंग ऑफ ट्रॉय विथ अ बिगेस्ट wooden horse or the hidden soldiers inside the eventually defected hem। अब आपको अगर देखोगे तो आपके बुक्स में एक फोटो भी आ रखा है, लकड़ी का घोड़ा है वैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक जो एंशिएंट ग्रीक था उसने ट्रॉय सिटी में घुसने के लिए एक बड़ा वुडन हॉर्स दिया था जिसमें उसके जो सोल्जर्स थे, यहाँ पर जो भी उनके सैनिक थे वो उसमें छुप के बैठ जाते थे। ट्रोजन मालवेयर भी इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देता है, जो सेफ तो लगता है लेकिन उसके अंदर मालवेयर छुपा होता है। आपको लगता है कि एक सॉफ्टवेयर सेफ सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके अंदर मालवेयर यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, इसीलिए ट्रोजन हॉर्स के नाम पर रखा गया। तो ट्रोजन एक वायरस या वॉर्म की तरह काम करता है लेकिन ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता है और दूसरी फाइल को इन्फेक्ट भी नहीं करता है। ये यूजर के इंटरेक्शन के जरिए फैलता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे या आप उसको अगर ओपन करोगे तो ही जी आ गया होता है। जैसे ईमेल का अटैचमेंट आया, आपने उसके ऊपर गलती से क्लिक कर दिया, डाउनलोड कर दिया, तो ही जी ट्रोजन जो होता है ना वो फैलता है। अब हम बात करते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता है ये आपके जासूसी करेगा, सीक्रेटली करेक्ट यूज डेटा, यानी ये यहाँ पर आपके गुपचुप तरीके से यहाँ पर आपके जो भी डेटा ना वो क्या करता है, यहाँ पर ये कलेक्ट करता रहता है। अब स्पाईवेयर क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट spies on a person on a organization by gathering information about them without the knowledge of the user। यहां पर कहा जा रहा है कि स्पाईवेयर जो होता है ना वो यूजर की बिना जानकारी के उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको गैदर यानी कलेक्ट करता रहता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि भाई वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहां पर ली जा रही है। अब उसको कलेक्ट करके वो क्या करता है, बाहर की किसी एक्सटर्नल एंटिटी को क्या कर देता है, आगे भेज देता है। अब क्या लिखा होता है, इट रिकॉर्ड एंड सेंड द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल एंटिटीज विदाउट consent or knowledge of the user। Spyware usually track internet usage data and sell them to the
एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्पाईवेयर होता है वो इंटरनेट ब्राउजिंग आप क्या क्या सर्च कर रहे होते हैं तो उसको ट्रैक करता रहता है और उसके बाद उसको क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनको बेच देता है। तो ये बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपने कहाँ कहाँ पर लॉगिन किए हैं तो उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, इसके अलावा यूजर की आइडेंटिटी होती है, उनको भी चुराने में यहाँ पर जो है यूज में लिए जाते हैं। तो ज्यादातर अगर आप देखते हैं तो आपके सामने कोई एड वगैरह आ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन प्रकार के स्पाईवेयर का भी हाथ उसमें होता है। नहीं तो आपकी बिना जानकारी के आपका ब्राउजर्स होता है या आपके जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो आपकी पसंद नापसंद के बारे में जो भी चीजें होती है वो कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पाईवेयर होते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन जो आपके डेटा को चुरा रहे होते हैं। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी गेम्स वगैरह या एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने जाते हैं तो उस एप्लीकेशंस में हमें क्या होता है, ऐड दिखाई दिए जाते हैं। जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। ये यहाँ पर अनावश्यक जो विज्ञापन होते हैं उसको दिखाने में काम होता है। देखो, एन एडवेयर इज एन मालवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। एक डेवलपर जो होता है वो एडवेयर इसलिए बनाता है ताकि वो उसके लिए रेवेन्यू यानी पैसा जनरेट कर सके। तो ये आपके कैसे कैसे आ सकते हैं, एन एडवेयर डिस्प्ले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग पॉपअप। अब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको साइड में एक बॉक्स आ जाता है जिसको क्लोज वगैरह करते हैं आप, तो एक पॉपअप हो गया, कोई वेब पेज हो गया, या इंस्टॉलेशन स्क्रीन हो गई, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। वंस एन एडवेयर हैज इन्फेक्टेड अ substantial number of computer system, it generate revenues either by displaying advertisement using pay per click। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये फैलता आ गया तो इसमें क्या होता है, हर क्लिक का पैसा मिलता है, इसीलिए इसको अपन पे पर क्लिक के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स क्लाइंट अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक टू दियर डिस्प्लेड एड। अब मान लो कि मैं एक डेवलपर हूं तो मैं अपना अगर मान लो कि एक एडवेयर बनाता हूं तो वो लोगों के पास फैलेगा। अब जितना आप क्लिक कर रहे होंगे उसके ऊपर तो उससे क्या होता है कि मुझे यहां पर पैसा मिलेगा। तो एडवेयर एक एनोनिमस एक सॉफ्टवेयर हो सकता है लेकिन हार्मफुल नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन ये अनसेफ होता भी जिसमें ऐसे कोई बेकार लिंक अगर आ गई तो वो क्या पता आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी चुरा ले। तो इसीलिए हमें एडवेयर से बच के रहना चाहिए जब भी हम कोई भी वेबसाइट वगैरह को विजिट कर रहे होते हैं। तो अब एडवेयर का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं की लॉगर के बारे में, ये भी नाम से ही बता रहे हैं। ये क्या करता है, की लॉगर रिकॉर्ड की स्टॉक टू स्टील सेंसिटिव डेटा। अब की लॉगर जो होता है ना ये मालवेयर की तरह जो होता है, लेकिन अपन कीबोर्ड के ऊपर क्या क्या स्टॉक कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है ताकि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराई जा सके। जैसे लाइक मैं अभी यूजर नेम के फील्ड पे जाके यहाँ पर कोई यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड वाले बॉक्स में जाके कोई पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो उनको चोरी करने के लिए यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो अटैक्स होते हैं की लॉगर या जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका यूज किया जाता है। एक की लॉगर कैन इधर है मालवेयर और हार्डवेयर। ये की लॉगर जो होता है हार्डवेयर भी हो सकता है या मालवेयर भी हो सकता है। बीच में कुछ चर्चाएं हुई थी जिसमें आपने देखा होता कि कुछ यहाँ पर जो हैकर है वो यहाँ पर आपके जो एटीएम होते हैं उन एटीएम मशीन के अंदर ही एक छोटा यहाँ पर हार्डवेयर इंस्टॉल करके आ जाते थे, जिससे यूजर जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे होते थे तो वो दूर बैठे उनको रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो ये हार्डवेयर भी हो सकता है और एक मालवेयर यानी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर, इस प्रकार के मालवेयर को बनाने का मेन पर्पज क्या है, टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय द यूजर ऑन द कीबोर्ड, यानी यूजर के द्वारा कीबोर्ड के ऊपर क्या क्या की प्रेस की जाती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसको बनाया जाता है। ए कीलॉगर मेक्स लॉग्स ऑफ डेली कीबोर्ड यूजेस एंड में सेंड इट टू द एक्सटर्नल एंटिटीज एज वेल। ये आप डेली रूटीन बेस पर जो भी टाइप कर रहे होते हैं तो अगर कीलॉगर आ गया तो वो क्या करेगा, आपने जो भी टाइप किया उसको रिकॉर्ड करेगा और दूसरी एंटिटी को भेज देगा। वेरी in this way very sensitive and personal information like password, email, private conversations etc be revealed to an external entity without the knowledge of the user। इसमें यूजर को पता ही नहीं चलता है और यूजर की जो जानकारी होती है वो आगे फैलाई जाती है। वन स्ट्रेटजी टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ द पासवर्ड लीक बाय द कीलॉगर इज टू वर्चुअल। अब आप कहेंगे कि सर इससे बचने का क्या तरीका, तो इसके बचने का तरीका है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं वाइल साइनिंग इन योर ऑनलाइन अकाउंट। अब आपको पता होगा जब आप ऑनलाइन अकाउंट बैंक की वेबसाइट वगैरह पे लॉगिन करते हैं तो आप जैसे ही उस बॉक्स पे क्लिक करते हैं टाइप करने के लिए तो आपको पता है एक साइड में की आपको वहां पर जो है एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है। उस कीबोर्ड के ओपन होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा सेफ है, आपके ट्रेडिशनल आपके पास जो कीबोर्ड मौजूद है उससे ज़्यादा वो ज़्यादा सेफ है, इसीलिए हमें उसका यूज करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है या ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड होता है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर अपन को बात करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड होता है जो फिक्स्ड क्वालिटी लेआउट से यूज करता है, ठीक है। कीलॉगर इसमें प्रेस्ड की को इजीली रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे हम यूज करते हैं वो क्वालिटी कीबोर्ड है क्योंकि कीबोर्ड की जो यहाँ पर लाइन है उसमें QWERTY यहाँ पर जो है सीरीज में लिखी होती है, इसीलिए इसको क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। जबकि ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड की बात करें तो इसमें कीज का जो लेआउट होता है वो रैंडम होता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, जो हर बार चेंज होता रहता है। जितनी बार आप जाओगे तो आपके जो कीबोर्ड का
उसके अंदर प्रोसेस है वो रेंडमली है, मतलब कई बार कोई की इधर आएगी तो वापस पेज रिप्रेस होगा तो वो की पता नहीं कहां पर चली जाएगी, तो इसलिए रैंडम रहती है। इस वजह से कीबोर्ड के लिए एग्जैक्ट की को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और वो ज्यादा सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर रही है कि अगर ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसमें आपकी कीज होती है वो रैंडम होती है। जैसे डब्ल्यू अभी कॉर्नर पे है तो क्या पता वो डब्ल्यू अगली बार रिप्लेस होते बीच में आ जाएगा, तो कोई फिक्स नहीं है, तो डेवलपर को भी पता नहीं चलेगा। अगला, अब बात करते हैं कि ये वायरस कैसे कैसे तरीके से फैल सकता है। पहला आता है डाउनलोडिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। मालवेयर ऑन गेट्स into a system when user download software, games or files from the untrusted website या unknown website। ऐसी वेबसाइट जिसको आप खुद नहीं जानते हो या जिसको सपोर्ट ही नहीं करती है, ठीक है, ज्यादातर जो भी एंटीवायरस वगैरह, अगर आप वहां पर जाकर कुछ भी डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, आपका मालवेयर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं। सेकंड आता है स्पैम ईमेल विद द मैलिशियस लिंक और अटैचमेंट, ठीक है, जो भी आपके पास स्पैम लिंक आती है यानी फेक ईमेल कह सकते हैं, उनके जरिए आपके जो मालवेयर होता है ना उसको भी स्प्रेड यानी आगे फैलाया जा सकता है। इन्फेक्टेड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, अब आपके पास मान लो कोई पेन ड्राइव है, यूएसबी है, तो उसके थ्रू भी आगे वायरस को फैलाया जा सकता है। आपको पता होगा इन दिनों जो भी बड़े बड़े जो बस स्टैंड है या जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आपको पता होगा जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं उसके अंदर भी एक प्रकार का छोटा सीपीयू इंस्टॉल कर दिया जाता है, जहां पर कनेक्ट करने के बाद आपका डेटा चोरी कर ले जाता है, जिसको अभी बीच में जो एक अटैक हुआ था जिसको फ्रूट जूस अटैक के नाम से भी जाना गया था, जो कि वहां पर आप यूएसबी इंस्टॉल करते थे, यूएसबी मतलब जैसे आप वहां पर प्लग करते हो तो वो आपके सिस्टम से उल्टा डेटा ले लेते थे, तो ये आपका इन्फेक्टेड रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर आता है। इसी प्रकार से नेटवर्क प्रोपेगेशन की बात आ सकती है, तो वर्म और जो भी आपके रेंसमवेयर होते हैं नेटवर्क के माध्यम से भी आगे फैल सकते हैं। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि आप जो भी फ्रीली जो वाईफाई वगैरह चल रहे होते हैं ना रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो वहां पे जाके आप अपने बैंक अकाउंट्स या जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उस नेटवर्क के थ्रू ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका आगे वायरल होना जो है श्योर रहता है, इसलिए हमें उनसे बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कॉम्बेटिंग मालवेयर, ठीक है। अब कॉम्बेटिंग मालवेयर के अंतर्गत अपन बात करें, कॉमन साइन ऑफ सम मालवेयर इन्फेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ कॉमन साइन जो मालवेयर इन्फेक्शंस को इंडिकेट कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला आता है, मतलब आपको क्या पता चलेगा कि भाई वायरस आपके स्प्रेड हो चुका है, फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज प्रॉम्प्टिंग यू टू विजिट सम वेबसाइट एंड और डाउनलोड सम सॉफ्टवेयर, यानी फ्रीक्वेंटली आप जैसे कोई भी वेबसाइट पे जाते हो वहां पर एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, अब उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक और नया पेज खुल जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का साइन है आपके लिए, सिग्नल है कि भाई अब आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ रहा है या वायरस की तरफ आप जा रहे होते, तो उससे बचें आप। सेकंड, चेंज द डिफॉल्ट होम पेज ऑफ योर वेब ब्राउजर, अगर आपके वेब ब्राउजर का डिफॉल्ट होम पेज चेंज हो गया तो भी ध्यान रखिए वायरस आ चुका है। अगला, मास ईमेल बीइंग सेंड फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, आपके ईमेल अकाउंट से मास ईमेल्स अगर भेजी जा रही है तो भी आपको ध्यान रखना है, इससे बचना है, ये भी वायरस का साइन है। अगला, यूजली स्लो कंप्यूटर विद फ्रीक्वेंट क्रैशेस, अगर बार बार आपके कंप्यूटर का जो है डेटा क्रैश हो रहा है और वो धीरे काम कर रहा है तो भी ये इसका एग्जांपल है। अगला, अननोन प्रोग्राम स्टार्टअप एज यू टर्न योर कंप्यूटर, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो और अगर अननोन यानी जिसका ऐसे प्रोग्राम जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है वो अगर ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। अगला, अननोन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, प्रोग्राम ओपन एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं तो भी वो इसी का एग्जाम्पल है। अगला, सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, ठीक है, सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, रैंडम मैसेज, साउंड और म्यूजिक स्टार्ट टू अपीयर, आपके अचानक स्टोरेज में स्पेस कम हो जाता है, रैंडम मैसेज आने लग जाते हैं या साउंड या म्यूजिक ऑटोमेटिकली प्ले हो जाते हैं तो भी इसी का एग्जांपल है। आपके सिस्टम में बिना किसी नॉलेज के प्रोग्राम या जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो डिसअपीयर गायब हो जाती है तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये वायरस ही फैलाया जा रहा है। अब इसके बाद में क्या लिखा, देखो, मालवेयर एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड इज सो टू मैकेनिज्म टू कॉम्बैट देम एज द सेइंग गोज टू प्रिवेंशन इट्स बेटर कैन क्योर वी लिस्ट सम प्रिवेंटिंग मेजर अगेंस्ट द मालवेयर डिस्कस्ड अर्लियर, यानी मालवेयर हमेशा एग्जिस्ट करता है और इवॉल्व होता रहता है, इसी तरीके से उनसे बचने के लिए आपके पास में यहाँ पर क्या एक न कोई तरीका होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, तो जितना आप यहाँ पर इनसे पहले से बच के रहोगे आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, इसीलिए नीचे कुछ यहाँ पर आपके पास में कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, इनसे आप बच सकते हैं मालवेयर से। तो पहला देखेंगे, यूजिंग एंटीवायरस, एंटी मालवेयर एंड अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड अपडेटिंग देम ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी आप एंटीवायरस का, एंटी मालवेयर का या अदर जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है उनका यूज करते हो, आप अपडेट करते रहे अपने जो भी अपडेट्स फाइल्स होती है। अगला, आपके वेब ब्राउजर की सिक्योरिटी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करें। अगला, ऑलवेज चेक लॉक बटन इन द एड्रेस बार, जब भी आपको वेबसाइट को विजिट करते हैं पेमेंट करने के लिए तो स्पेशली वहां पर देखें कि उसके अंदर कोई भी एक मतलब वहां पर एक लॉक का साइन आपको वहां पर जो है लगा हुआ जरूरी दिखे, इससे क्या होता है वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी हाई रहती है। नेवर यूज पायरेटेड और अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर,
अनलाइसेंस्ड और पायरेटेड जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है उनका यूज हमें कभी नहीं करना चाहिए। अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पैचेज रिलीज बाय द मैन्युफैक्चरर, जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर उस ऐप का अपडेट यानी सॉफ्टवेयर का अपडेट या पैचेज रिलीज करता है तो उसको आप अपडेट अप्लाई कीजिए। अगला, रेगुलर बैकअप लेते रहे अपने इंपॉर्टेंट डेटा का। अगला, फायरवॉल प्रोटेक्शन को भी आप ऑन करके रखें अपने सिस्टम में। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव, यानी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है पासवर्ड और पिन, उसको यहाँ पर जो है पब्लिक कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए या वहां पर आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगला, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन द अननोन नेटवर्क, अब जो भी आप वाईफाई और पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पर आप अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। अवॉइड क्लिकिंग ऑन द लिंक और द डाउनलोडिंग, अगर आपके पास में कोई भी लिंक या डाउनलोड करने के लिए अटैचमेंट आया कि वेबसाइट, आजकल आपको पता होगा बीच में आमंत्रण पत्र वगैरह करके कुछ यहाँ पर जो है चीजें फैलाई जा रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके ऊपर उस फाइल को क्लिक करने के बाद जो है वायरस आ जाते थे, तो ऐसे से भी हमें बचना चाहिए। स्कैन और रिमूवल, जब भी आप कोई पेन ड्राइव वगैरह इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, प्लग करते हो तो उसको पहले स्कैन करो फिर यूज करो। अगला, नेवर शेयर योर ऑनलाइन अकाउंट और बैंकिंग पासवर्ड पिन विद द एनीवन, किसी के साथ में भी आप अपने बैंकिंग पासवर्ड या पिन को शेयर ना करें। अगला, रिमूव ऑल द प्रोग्राम दैट यू डोंट रिकॉग्नाइज फ्रॉम योर सिस्टम, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर या ऐप जिनको आप यूज नहीं कर रहे उनको आप अपने कंप्यूटर से हटा दिया करें। डू नॉट इंस्टॉल और एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है, प्रिंटेड यू ना। अब अगर आपको सामने से कोई वेबसाइट या पॉपअप बोल रहा है यानी विज्ञापन बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, जल्दी से इसको क्लिक करके स्कैन कर लो, तो ऐसे कभी भी वायरस एड पे क्लिक नहीं करना चाहिए, पॉपअप पे क्लिक नहीं करना चाहिए। यूज द पॉपअप बॉक्स, अब आपको पता पॉपअप बॉक्स के अंदर आपको यहां पर क्या होता है, एक आपके सामने बॉक्स आया, ठीक है, और वहां पर लिखा हुआ आ गया इंस्टॉल नाउ, और कोई आगे गेम का पिक्चर आपको यहां पर देखने को मिल गया। तो इसमें आप देखेंगे तो यहां पर एक बटन आता है ओके का, एक बटन आता है आपका किसका, कैंसिल का। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक क्लोज बटन भी आता है, तो हमेशा ध्यान रखें इस कैंसिल और ओके बटन को यूज ना करें, बल्कि यहां पर ये जो आपका क्लोज बटन होता है ना, इस क्लोज बटन का यूज करें, जिससे वो यहां पर हटेगा। अगर आप कैंसिल भी क्लिक करेंगे तो भी वो उसी को यहां पर स्प्रेड कर रहा होता है, वो आगे फैलने का, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस क्लोज एक्स बटन को, यहां पर जो क्लोज बटन होता है इसी को यूज करते हो आप उनको हटा सकते हैं। तो ये उससे बचने के तरीके, और ये ऊपर आपको साइन बताए रहे थे कि भाई किस किस प्रकार से भी वायरस आपके कंप्यूटर में फैल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लेकर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं अपन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लेकर। तो वायरस अगर आपके कंप्यूटर में एंटर कर गए हैं तो उसको कंप्यूटर से हटाने के लिए जिन प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसी को अपन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे एंटी मालवेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आपके जो मालवेयर आपके जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं उसको हटाते हैं। तो पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिर्फ वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए बनाए गए थे, इसी वजह से इसका नाम एंटीवायरस पड़ा था। लेकिन समय के साथ ये इवॉल्व हो गया और अब ये मालवेयर को भी प्रिवेंट यानी दूर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसीलिए अब इनको एंटी मालवेयर के अंतर्गत भी गिना जाता है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहला कंसेप्ट जिसको बोलते हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। ये एंटीवायरस आखिर कैसे काम करते हैं, इनकी तकनीक को समझते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड एन एंटीवायरस वर्क विद द हेल्प ऑफ अ सिग्नेचर डेटाबेस नो एज अ वायरस डेफिनेशन फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शंस की जब बात करते हैं तो उसके अंदर यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपके कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार का सिग्नेचर डेटाबेस का यूज करता है, और उस सिग्नेचर डेटाबेस को क्या कहते हैं, वायरस डेफिनेशन फाइल यानी वीडीएफ। दिस फाइल कंसिस्ट ऑफ वायरस सिग्नेचर एंड इट्स अपडेट कंटिन्यूसली ऑन अ रियल टाइम बेसिस। This makes the regular update of the antivirus software a must. If there are antivirus software with the outdated VDF, it also good as having no antivirus software installed as the malware will infect the system without getting defected. This method also fails to detect malware that has no ability to change its signature, ठीक है, polymorphic, and the malware has same portion of the code encrypted. इसका मतलब ये है कि इस मेथड में यानी जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है, आप लिख सकते हैं इसको साथ साथ में, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शंस में एंटीवायरस एक सिग्नेचर डेटाबेस का यूज करता है जिसे वायरस डेफिनेशन फाइल कहा जाता है। ये वायरस फाइल को स्टोर करती है और रियल टाइम बेसिस पर उसको अपडेट होती रहती है ऑटोमेटिकली। हम इसी वजह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपडेट करना आपके लिए इसमें बहुत जरूरी होता है। अगर एंटीवायरस का वीडीएफ यानी वायरस डेफिनेशन फाइल आउटडेटेड चला गया तो ये एंटीवायरस होने के बावजूद भी बेकार है आपके लिए।
आपके पास में ये VDF फाइल इंस्टॉल है, लेकिन उसको रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये VDF अपडेट नहीं हुई तो आपके एंटीवायरस होने का कोई मतलब नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि नए मालवेयर अगर मान लो कोई आया मार्केट में, तो अब उसको तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो तो आपके बिना डिटेक्ट हुए पे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये मेथड उन मालवेयर को डिटेक्ट नहीं कर सकता है जो नए सिग्नेचर के बेस पर लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो इनका यहां पर जो है कोड एनक्रिप्ट करने के लिए, पता करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये यहां पर आता है आपका सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शंस के अंदर। अब हम बात करते हैं सैंडबॉक्स डिटेक्शंस किसे कहा जाता है। तो सैंडबॉक्स डिटेक्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है, देखो, इन दिस मेथड अ न्यू एप्लीकेशंस और फाइल इज एक्जीक्यूटेबल इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब यहां पर इसके अंदर मैं सीधा सा आपको बताता हूं कि इस मेथड में हम एक नए एप्लीकेशन या फाइल को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी जिसको सैंडबॉक्स कहा जाता है वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं, और उसकी जो बिहेवियरल फिंगरप्रिंट होते हैं ना उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो मालवेयर तो नहीं है, मतलब उसको पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करेंगे और पता करेंगे कि कहीं वो मालवेयर तो नहीं है, देन उसके बाद में उसको कंप्यूटर में लाया जाएगा। अगर एंटीवायरस इंजन को लगता है कि एक पोटेंशियल थ्रेड हो सकता है तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले लेगा। ये मेथड थोड़ा स्लो होता है लेकिन सेफ ज्यादा होता है, क्योंकि ये नए अननोन एप्लीकेशंस के एक्चुअल रिसोर्सेज का जो है एक्सेस इसमें नहीं दे सकता है। मतलब क्या करेगा, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ रहा है तो आने से पहले जो उसको क्या करेगा, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर मान लो कि कोई एप्लीकेशन आ रही है तो उसको ये क्या करेगा, उसको पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। उस फाइल को एग्जीक्यूट करने से पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ पर आपके कोई थ्रेड तो नहीं है, वायरस नहीं है। अगर हुआ तो उसको वहीं से एक्शंस लेके रिमूव कर देगा, और नहीं तो उसको क्या करेगा, अंदर कंप्यूटर में अनुमति दे देगा, ये रन होने देगा। तो ये चीज आ जाती है आपके किसमें, सैंडबॉक्स डिटेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं अपन डेटा माइनिंग टेक्निक्स के बारे में। दिस मेथड एम्प्लॉयज वेरियस डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू क्लासिफाई द बिहेवियर ऑफ अ फाइल इज एदर बीइंग, ठीक है, बीइंग और मेलिशियस। इसमें कहा जाता है डेटा माइनिंग में, इस मेथड में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग अलग डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करता है ताकि किसी फाइल का बिहेवियर को जो है आप सेफ और डेंजरस क्लासिफाई से कर सकते हैं कि भाई कौन सी फाइल आपके लिए सेफ है और कौन सी फाइल आपके लिए यहाँ पर डेंजरस है। तो ये डेटा माइनिंग टेक्निक्स में आती है। फिर आता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, किसे कहा जाता है, ऑन अ मालवेयर इन्फेक्शन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न the source code of a suspected program is compared to virus that the already known and are in heuristic database। यहां पर इसमें कहा जाता है कि ज्यादातर मालवेयर एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस मेथड में एक सस्पेक्टेड आपके प्रोग्राम को सोर्स कोड को क्या करेगा, ये पहले आपके इंस्टॉल करेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, पहले से नॉन जो वायरस होता है ना उसके सोर्स कोड से कंपेयर करता ही है, यानी इसके पास पहले से कोड होता है, उसको उस आने वाली फाइल के कोड के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जो कि ह्यूरिस्टिक डेटाबेस में स्टोर होता है। अगर सस्पेक्टेड प्रोग्राम का मेजॉरिटी कोड किसी नॉन वायरस के कोड से मैच करता है तो वो उसको क्या कर देगा, उसको थ्रेड मान लेगा और उसको हटा देगा। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होगा कि जो वायरस आ रहा है उसका कोड से रिलेटेड जो डेफिनेशन होता है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। अब वो जैसी फाइल आएगी तो उसको क्या करेगा, वो उसको यहां पर कंपेयर करेगा, वो उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर वो हुआ तो वो यहां पर मान लेगा कि ये थ्रेट है, और थ्रेट होते ही उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, और नहीं हुआ तो उसको क्या करेगा, अनुमति दे देगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन को लेकर। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन की बात चल रही है तो कुछ मालवेयर डोरमेंट यानी छुपे हुए रहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, कुछ समय के बाद वो एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। सम मालवेयर रिमेन्स डोरमेंट यानी जो छुपे हुए स्थिति में रहते हैं, एंड गेट एक्टिवेटेड ऑफ आफ्टर सम टाइम। सच मालवेयर नीड टू बी चेक्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ऐसे मालवेयर को टाइम टू टाइम रियल टाइम पर आपको क्या करना, चेक करना जरूरी होता है। इस टेक्निक में एंटीवायरस होता है ना वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन होता रहता है, मतलब आपके एंटीवायरस इंस्टॉल है तो ये बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको कंटिन्यूसली चेक करता रहता है बेटा, तब भी यहां पर इनको यहां पर जो है पता चलता है इस जानकारी के बारे में। In this technique, the anti-malware software keep running on the background and observe the behavior of application। ये applications के क्या करता है, बैकग्राउंड में रन होता रहता है, और बैकग्राउंड में रन होता रहेगा तो इसको पता चलता रहेगा कि भाई बैकग्राउंड में कौन कौन से एप्लीकेशंस यानी थ्रेड चल रहे हैं। ठीक है, on suspicious activity while being executed when it reside the active यानी मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इस पूरी बात को अपन वापस समझते हैं। कुछ मालवेयर जो होते हैं वो छुपी हुई स्थिति में रहते हैं तो उनको टाइम टू टाइम रियल टाइम पर आपको चेक करना जरूरी होता है। तो इस टेक्निक में एंटीवायरस बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन होता रहता है किसी एप्लीकेशन या फाइल के एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, उससे बिहेवियर के मॉनिटर का आपको करता रहता है, और जब भी सिस्टम के एक्टिव होता है मेमोरी में तो वो उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यानी जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ऑन की वो रियल टाइम पर चेक करने लग जाएगा कि कहीं इसके बैकग्राउंड में कोई वायरस तो नहीं है, हुआ तो उसको हटा देगा। अब हम बात करते हैं स्पैम को लेकर। तो स्पैम का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, स्पैम वर्ड को, सॉरी।
तो स्पैम देखो, स्पैम इज अ ब्रॉड टर्म एंड अप्लाइज टू अ वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक मैसेजिंग, फॉर्म, चैटिंग एंड ईमेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ईटीसी एक्सेट्रा। तो स्पैम क्या होता है? स्पैम एक ब्रॉड यानी बड़ी टर्म है, बड़ा एक शब्दावली है जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैसेजिंग हो गया, फॉर्म हो गए, ठीक है, बड़े बड़े फॉर्म्स हो गए, इसके अलावा चैटिंग हो गई, ईमेल हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो इनके लिए यहां पर जो है यूज होती है। लेकिन सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज जो फॉर्म होती है वो ईमेल स्पैम मानी जाती है। आपने सुना होगा ईमेल स्पैम मारा है। डिपेंडिंग ऑन दियर रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल बाय और क्रिएट email list of email address and repeatedly send advertisement link and invitation email to large number of users. This create unnecessary junks in inbox of the receiver email. अब यहां पर यह कहा जाता है कि ये यहाँ पर आप जब भी ऑनलाइन कुछ चीजें खरीद रहे होते हैं तब यहाँ पर ये आपके लिए क्रिएट होते हैं और बार बार एडवर्टाइजमेंट लिंक और इनविटेशन मेल आपको भेजे जाता है। आपको पता होगा कुछ फेक मेल्स वगैरह आते हैं ना मैसेज वगैरह में, ट्रू कॉलर से आपके मेल बॉक्स के अंदर, तो वो यहाँ पर यही होता है कि आप उसको खरीदो या उसको क्लिक करो जिससे उनका फायदा। इस वजह से यूजर्स के इनबॉक्सेस जो होता है ना वो अननेसेसरी जंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे कई बार चीजें आ जाती है जो आपको खरीदने के लिए पेड सॉफ्टवेयर मालवेयर डाउनलोड करने के लिए भी क्या करते हैं, आपको ट्रिक किया जाता है कि भाई आप इनको खरीदो। तो आज के टाइम में जीमेल, हॉटमेल जैसे जो ईमेल सर्विसेज होती है वो ऑटोमेटिक स्पैम को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, और उनका यूज करते हैं जो ईमेल को फिल्टर कर देती है एंड स्पैम के लिए आपको क्या कर देती है, इजी बना देती है। मतलब आप जीमेल वगैरह यूज करेंगे तो वहां से अलग से एक स्पैम मेल फोल्डर बना होता है, तो ऐसे मेल आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्पैम में डाल देता है। अब स्पैम आने का मतलब भी आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ बिल्कुल ये तो अनवांटेड है, हमें इसको तो नहीं खरीदना है या नहीं देखना है, तो इससे आप बच सकते हैं, आपका टाइम भी इसमें क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए काम में आ जाती है। A user can also mark an undetected unsolicited mail as a spam। अब आपको लग रहा है कि कोई मेल इनबॉक्स में आ गया और आप चाहते हो कि भाई वो स्पैम क्या है, तो आप उसको चेक करके यानी मार्क करके भी आप अलग कर सकते हो कि भाई ये मुझे आगे से नहीं देखना है, ये एक प्रकार से क्या स्पैम है। अब हम यहां पर इसको भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर ये इसके दौरान यहां पर पढ़ना जरूरी है HTTP और HTTPS। मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था, यहां पर एक बार वापस पढ़ा रहा हूं। ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि आपको वेबसाइट को पता होना जरूरी है। दोनों यानी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जब भी आप कोई भी डेटा, ठीक है, जब भी आप यहां पर www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी डेटा यहां पर आप जब शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये आपके बेसिकली क्लाइंट सर्वर यानी वेब ब्राउजर जो सर्वर होता है उसके बीच में कम्युनिकेशंस के रूल को प्रोवाइड करता है। तो इसी दौरान अगर अपन बात करें तो यहां पर HTTP सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क एज इट, ठीक है, एज इट इज and it does not scramble the data to transmit it, leaving it vulnerable to attack from hackers. Hence HTTP is sufficient for website with the public information sharing like news portal, blogs, however। अब देखो इसमें यहां पर कहा जा रहा है कि HTTP जो होता है ना वो डेटा को बिना एनक्रिप्ट के ट्रांसमिट करता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है वो एज इट इज आपके नेटवर्क पर ट्रेवल करती रहती है। इस वजह से हैकर्स क्या करते हैं, उन अटैक्स का यूज करके वल्नरेबिलिटीज को यूज करते हैं और आपके डेटा को चुरा लेते हैं। तो HTTP उन वेबसाइट के लिए ठीक है जो सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, जैसे न्यूज, ब्लॉग, उसके लिए काम करती हैं। लेकिन बेटा याद रख लेना कि अगर अपन यहां पर बात करते हैं HTTPS के बारे में, तो देखो HTTP व्हेन इट इज कम्स विद द डीलिंग विद द पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकिन HTTP जब पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड वगैरह होता है ना, सेंसिटिव डेटा को चोर एक्सटेंड करना होता, तब हमें HTTPS वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए। ध्यान रखना, जिन वेबसाइट के आगे प्रोटोकॉल में HTTPS लिखा था वो ज्यादा सिक्योर होती है। तो ये डेटा को क्या करती है, एनक्रिप्ट करके फिर ट्रांसमिट करती है, जिससे डेटा को डिक्रिप्ट कौन करेगा, जो उसका ओरिजिनल रिसीवर होगा वही। तो HTTP वेबसाइट को SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं इसको, ठीक है। ये होती है आपकी SSL की फुल फॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं लास्ट पार्ट के अंदर भी, ठीक है। तो हमें यहां पर ये बताता है कि HTTP और HTTPS क्या होते हैं, ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे होते हैं जब आप इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। तो HTTP जो होता है वो आपके डेटा को एज इट इज आपके बिना एनक्रिप्ट किए डेटा को आगे शेयर कर देता है, जिस हैकर उन डेटा को चोरी कर लेता है। तो जब आप कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं तो तब आपके लिए काम का है ये HTTP। लेकिन आपके कोई पासवर्ड, बैंक के क्रेडेंशियल, पासवर्ड और आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको शेयर करो तो HTTPS का यूज करना चाहिए, जिसके आगे लॉग भी आपको पता है साइन दिखाई देता है, और ये जो होता है ना वो डेटा को रिकवर भी कर सकता है अगर डेटा लॉस हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर ये HTTP वेबसाइट जो होती है वो SSL डिजिटल सर्टिफिकेट के बेस पर काम करती हैं।
अब हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। तो फायरवॉल की बात करते हैं तो पुष्पा को याद मत करना भी, क्योंकि इसका काम थोड़ा अलग है। तो फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू अ प्रोटेक्टेड अ ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस और ट्रैफिक आउटगोइंग फ्रॉम द अनट्रस्टेड वेबसाइट नेटवर्क। अब यहां पर कहा जा रहा है कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क को किसी अनवांटेड नेटवर्क या इंटरनेट से क्या करता है, आने वाले जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है उसको रोक देता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझें कि मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर पे यहां पर मान लो कि इंटरनेट से कोई अनवांटेड एप्लीकेशंस यहां पर आपके कंप्यूटर पर आ रही हैं, ठीक है। तो उसको आने से ये क्या कर देता है बेटा, रोक देता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। जो भी मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं ना, तो उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है। कौन रोक देता है भाई? ये रोकता आपका फायरवॉल। तो इसको लिखना शुरू करो भाई अपने पास। फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो अननोन साइट से, अननोन या अनट्रस्टेड वेबसाइट से आने वाले ट्रैफिक को क्या कर देता है, फिल्टर करके रोक देता है, जिससे सिस्टम के अंदर मौजूद डेटा को या जो भी आपके फाइल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिक्योर किया जा सकता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। जैसा कि पहले हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ मालवेयर जैसे वॉर्म्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इजीली यहां पर मूव कर सकते हैं और अदर कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो फायरवॉल एक पहली सिक्योरिटी बैरियर का काम करता है जो मालवेयर को सिस्टम में एंटर होने से रोकता है। वॉर्म के अंदर आपने पढ़ा था कि उसको बिना क्लिक किए भी वो फैल जाता है नेटवर्क के थ्रू, तो उनको आने से रोकने के लिए हमारे पास में एक जुगाड़ है, वो है हमारा क्या, फायरवॉल। तो फायरवॉल के काम की बात हमने यहां पर कर ली। ए फायरवॉल एक्ट एज ए नेटवर्क फिल्टर। यहां पर एक जो फायरवॉल होता है ना, वो एक फिल्टर की तरह पर काम करता है। ये आपको पता है एक फिल्टर होता है। अब ये फिल्टर क्या करेगा कि भाई यहां पर आपके जो भी नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा होगा ना, तो उसको यहां पर क्या कर देगा, रोक देगा, ध्यान रख लेना। तो उससे रोकने से क्या होगा कि आपके नेटवर्क से आने वाला जो भी डेटा होता है ना, उसको अनवांटेड जो डेटा होता है उसको रोका जा सकता है, अनट्रस्टेड डेटा को रोका जा सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपके एक स्कूल का जो लैन नेटवर्क है, उसमें फायरवॉल क्या होती है, एक रूल, सेट ऑफ रूल होगा जो स्टूडेंट के फाइनेंस सर्वर को एक्सेस नहीं होने सकता, ठीक है। कोई अगर मान लो कोई अनऑथराइज्ड या हैकर वगैरह उसको एक्सेस करते हैं, तो ऐसे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेटवर्क फायरवॉल, एक होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल की बात करें तो अगर फायरवॉल दो या दो से ज्यादा नेटवर्क के बीच में लगा हुआ रहता है तो उसको नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क का फायरवॉल कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक जो भी आपके नेटवर्क होते हैं उनके बीच में मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। और होस्ट बेस की कहां पर यूज करते हैं भाई? होस्ट बेस जो होता है ना, वो अगर फायरवॉल एक सिंगल कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है, सिर्फ उसी कंप्यूटर को इनकमिंग और आउटगोइंग को चेक करता है, तो वो होता है नेटवर्क आपका होस्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। तो दोनों चीजों को याद रखना। नेटवर्क फायरवॉल जो होती है वो दो या ज्यादा नेटवर्क के बीच में मॉनिटर करने के लिए यूज होती है। और होस्ट बेस की बात करें तो वो एक सिंगल कंप्यूटर में जो डेटा आ रहा है, जो डेटा बाहर जा रहा है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए यूज में ली जाती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 12 का यहाँ पर जो है लगभग हाफ पोर्शन पूरा कर लिया है, इंपॉर्टेंट नोट्स विद, ठीक है। और इनको आप अपने पास में नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे एक भी सवाल आपके बाहर जाने वाला नहीं है, गारंटीड, आई गारंटी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे जो कि होगा कुकीज। तब तक मेरे सभी प्यारे बच्चों से और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सभी लाइक करें और इसको आगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।